इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे प्रगतिशील बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों देखो, खेत खात में हम जिस तरह जा रहे हैं और फसल हमने ली है, और जो खेतों के अंदर जो सोना बिखरा उसने बिल्कुल सिमट लग रही। कई जगह आता है लामणी होली, लेकिन कई जगह इबर रह रही है, और कई साथी जो प्रगतिशील किसान बहन भाई वो सिमट लग रहे हैं और गेहूँ इकट्ठा करके अच्छी तरह उसकी व्यवस्था में भी बहुत बिजी से। और कई भाई लामणी में तड़के लांडा लगा दे हुए है, तड़के पीढ़ी पटते कतिए खेता में जाओ है और अपनी रोटी लेकर अपना गुड़ हो गया, दूध दही हो गया, तो उसने लेकर फिर केला काट के फिर जब सूरज देवता दर्शन बढ़िया तरिया दे हुआ है, फिर जब वो रोटी खावे। तो भाइयों ये जो नित्य हमारे इकट्ठे होकर जो टोली चला करती, आज भी वो हरियाणा क्षेत्र में कई जगह देखा है। और कई साथी जब लामणी करे तो हमने बेरा कि भाई हमारा जो कार्यक्रम वो गेला की गेला सुना भी है, और उन सारी बातों पर अमल करके जो अपने मनपसंद जो सारे कार्यक्रम है वो भी देखा है। और भाइयों देखो, मौसम कोई भी हो उसके अंदर हम न मेहनत तक करनी पड़े है। और ये जिस तरह लामणी का जो सीज़न चल रहा है, अब जो कई जगह कट भी गई फसल और कई जगह रह भी गई, लेकिन साथ के साथ हम देखते कि जो भाई खेता में जावे तो भाई अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा है, क्योंकि भाई कति गर्मी अच्छी तरह पड़ ली, और ईब कत ईसा लाग गया जिस तरह जेठ में जिस तरह गर्मी होया करे वाह ईब बता अपना उसका एहसास हो लगा। तो खाली पेट कोई भी काम ना करे, भोजन जरूर लेवे। और दूध दही तो भाइयों देखो हरियाणा की शान है, और नू भी क्या करे जीते दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा। और दूध दही भी किस तरह बनी रहे जब उसका हम अच्छी तरह देख रेख रखेंगे, तो जब हम दूध दही न आगे बढ़ावेंगे। और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वो ज़रूर इस दूध दही न अच्छी तरह रखे भी है, डांगर ढोर भी रखा है बढ़िया तरीका। और कई साथी तो इसे है प्रगतिशील किसान बहन भाई जो दूध दही के व्यवसाय ने सहायक धंधे में इस्तेमाल करे, यानी डेयरी फार्मिंग खोल के। तो आज हम विषय भी ज़रूर ये लेकर आ रहे हैं कि डेयरी व्यवसाय को सफल हम किस तरह बनावें, क्योंकि देखो ये तो एक जो रीढ़ की हड्डी है, जो सहायक धंधे है कृषि के लिए बहुत बढ़िया। तो सफल डेयरी फार्मिंग हम उसने किस प्रकार तक जीवित रखा है, उस तक किस प्रकार से व्यवसाय को आगे बढ़ावे। और भाई जो आज नुका 99 काम धंधे जिस तरह कम रह रहे हैं, लेकिन कई भाई तो इसे है कि डेयरी फार्मिंग खोल कर भाई वो युवाओं को, पढ़े लिखों को भी एक मिसाल दे रहे हैं कि भी अगर जो आदमी के अंदर हुनर है, एक कुछ ना कुछ करने की शक्ति ताकत है, तो भाइयों वो सारे काम अपने पूरे कर लेता है, सपनों को पूरा करता है। तो सफल डेयरी फार्मिंग के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि डेयरी फार्मिंग ही ना केवल अतिरिक्त आय का जरिया से बल्कि प्रमुख व्यवसाय भी यो बढ़ता जा रहा है। तो अधिकतर जो पशुपालन अव्यवस्थित अस्वच्छ ढंग से पशुपालन करने के कारण इस व्यवसाय से अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे। अगर हम भाई थोड़ी सी सूझबूझ रखें, कुछ उपाय अपना लेवें, ईमानदारी तय हम इसका पालन करें, तो भाई निश्चित तौर पर हम डेयरी फार्मिंग तय बहुत बढ़िया सफलता प्राप्त कर सकें। तो साथियों, बात पशुओं के धीरे धीरे हम सारी चीज़ बताओगे कि भाई किस प्रकार तक हम सारे इसमें फ़ायदा उठावें। तो सबसे पहले तो पशुओं की
आवास व्यवस्था यानी जड़ा हमारे डांगर डोर रव है उस बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। पहले तो डेयरी फार्म सड़क के नज़दीक होना चाहिए ताकि सामान लाने व ले जाने में परेशानी ना हो। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए। साथ ही पशुशाला का जो निर्माण है वो भी उचित स्थान पर करना चाहिए। हरा चारा और जो दूसरे संतुलित पशु आहार है उसने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ जो पीने का पानी हो गया, बिजली की व्यवस्था होगी, पशुओं को नहलाने तय हमने पर्याप्त स्थान वो हमने ज़रूर देखना चाहिए इसका। और इसी तरह जो पशुगृह के आसपास छायादार वृक्ष भी होने चाहिए, पेड़ पौधे हो गए तो भाई उसमें बढ़िया रहेगा। साथ ही इसमें पशुशाला के जो प्लेटफार्म गटर और ना दिया जो जिसने चरणी कह देवा उसने उसमें सूरज की रोशनी सीधी पड़नी चाहिए। तो साथियों ये पशुशाला का जो लंबा कक्ष उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जब हम पशुशाला बनाते हैं, जो डेयरी फार्मिंग हम बनाते हैं, तो कुछ बातों का हमने इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह जो खुला हवादार स्थान हो और फर्श पक्का हो, पर यो भी ध्यान रखा है कि भाई वो चिकना ना हो ताकि हमारे जो डांगर है वो गिरा नहीं, फिसले नहीं, क्योंकि फिसलेगी तो नुकसान घना ज़्यादा हो जाएगा। और पशु के खड़े होने का जो स्थान है वो आगे तक पीछे की ओर डाला आड़ा होना चाहिए और निकासी की जो व्यवस्था है वह सुचारू होनी जरूरी है। भाई पेशाब कर दे, मलमूत्र कर दे वह। और इसी तरह जो पशुगृह का हवादार पर्याप्त खिड़कियाँ युक्त अंदर धूप की भाई पहुँचो उसमें साफ सुथरा होना चाहिए। इसी तरह जो हर रोज़ हमने फिनाइल या एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करते हुए हमने 2 बार उसकी सफाई भी करनी चाहिए। और पशुओं का जो गोबर है, पेशाब है, कूड़ा है, करकट, इसने एक गड्ढे में हमने एकत्रित करके हम इसने जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकें। तो यह तो बात होगी हमारी जो हमारे जो डांगर ढोर हैं उड़ा हम जो रखेंगे उनकी जो व्यवस्था वह किस प्रकार तो हुआ। इसी तरह जो दुधारू पशु है उनका चयन हम किस प्रकार तक करें, यह भी बात बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय वातावरण के अनुकूल जो भारतीय नस्ल की है जब हम बात करें, देखो हरियाणा का नाम आते ही जो मुर्रा भैंस का जो है वो भाई कतई दिलो दिमाग में आ जाते हैं और भाई कई इनाम भी जीत रखे आसपास के क्षेत्र में भी। और जिस तरह साहिवाल होगी, रेड सिंधी होगी, मुर्रा भैंस का चुनाव हम कम लागत अधिक आमदनी प्राप्त हम इसमें कर सके। और भारतीय नस्ल की जो मौसम अनुकूलता अच्छी है और भारतीय नस्ल की जो बीमारियों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वह अधिक से, यानी भाई तावड़ी सी बीमार नहीं होती। और जो वातावरण वो कोई से भी वातावरण में रखा है तो हमारे जो डांगर ढोर है उसमें वो रह लेते हैं। इनके दूध में जो वसा का जो प्रतिशत वो ज़्यादा होता है और कठिन प्रसव का प्रतिशत भी इसमें कम होता है। और जो रख रखाव की बात करें तो इसमें कम खर्चावा है। इसके अलावा जो विदेशी नस्लों का भी हम उत्तम दूध उत्पादन के लिए हम इसमें चुन सकें। तो भाइयों चयन तय हमने अपने अनुसार हम कर सके हैं, लेकिन जो मुर्रा भैंस की होगी, साहिवाल होगी, रेड सिंधी होगी, ये भाई हम ज़्यादा इसमें अपनावे हैं। और इसी तरह जो पशु पोषण की हम जब बात करें तो पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने तक हमने पशुओं की उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा का उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमने संतुलित आहार के महत्व की भी समझना बहुत ज़रूरी है। और पशुओं को उनकी जरूरत के अनुसार ही आहार में बदलाव करना चाहिए। पशु आहार और चारा पशुओं के उत्पादन स्तर पर प्रजनन क्षमता के अनुसार ही हमने खिलाना चाहिए। और जो पाचन क्षमता की बात करें तो उसमें सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक यानी जिसने भूसा बैली भी कह दिया करे और यूरिया या फिर जो शीरा है खनिज चाटान ब्लॉक का हमने इसमें प्रयोग करा है। तो दिन में 2 बार 12 घंटे के अंतराल पर पशु को आहार हमने खिलाना चाहिए। और जो हरा चारे की जब बात करें तो अधिक न खिलाए और काट के लिए खिलाए, यानी 2/3 हरा चारा और 1/3 सूखा चारा उसमें मिलाकर हमने देना चाहिए। और दिन में कम से कम 3 बार साफ और स्वच्छ पानी हमने पिलाना चाहिए। यानी कि पानी का जब हम ध्यान रखें, कई साथी इतने समझदार हैं कि भाइयों वो जब अपने डांगर ढोरने जोड़ कर ना ले जाते तो घर से पहले ही पानी पिला कर वो ले जाते हैं ताकि जो पशु है वो भाई
जोड़ का पानी ना पीवा और बीमार उसमें कम पड़े। और इसी तरह जो दवा पानी की या दवा की हम बात करें तो सभी पशुओं के पेट में परजीवी कीड़ों के नाश्ताई हमने प्रत्येक 3 महीने बाद कृमिनाशक दवा हमने ज़रूर पिलानी चाहिए और टाइम टाइम पर गोबर की जांच भी ज़रूर करवाए और ब्रह्मा परजीवी के लिए नियमित दवा का इसमें स्नान करवाए। और इसी तरह जो टीकाकरण की जब हम बात करें तो भाइयों जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उन्होंने तो भाइयों स्पेशल अपने पशुओं के लिए एक कार्ड भी बना रखा है। उसमें भाई वह दवाई कौन से टाइम में दी थी, वह कद देनी है और डॉक्टर कद आया था, उस पर सारे साइन सुइन करवा कर वह अच्छी तरह खुट्टी पर टांगे भी रखा है और एक स्पेशल उन्हें रजिस्टर भी बना रखा जो बहुत बढ़िया बात है ताकि भाई भूल चूक ना लगे और पशुओं को नियमित रूप से वो अच्छी तरह उनकी जाँच चलती रहे। तो टीकाकरण में पशुपालन को टीकाकरण का विशेष महत्व है और पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए हम पशुपालक विभाग की निकटतम संस्था से टीकाकरण करवा कर अनावश्यक समस्या से छुटकारा पास का है। और डेयरी पशुओं में जो संक्रामक बीमारियों का जो टीका इसमें लग है, जिस तरह भाई नहरबाद यानी ब्लैक क्वार्टर की बात करें तो भाई इसमें महिम है और गलघोटू का जो टीका वो मई में और खुरपका यानी जो मुंह और खुर के रोग से वो साल में 2 बार यानी मार्च अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर नवंबर में। तो इसी तरह जो बांझपन के निवारण की बात करें तो भाइयों जो डेयरी पशु को 42 से 60 से 90 दिन के भीतर हमने पुनर्गर्भित करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई तुरंत अनुभवी पशु चिकित्सक से इलाज करवावा है। भाइयों देखो सरकारी अस्पतालों में ये सारी चीज़ें फ्री मिलती है, सलाह भी है, दवाइयाँ भी हैं और भाइयों सरकार बहुत इसमें ध्यान दे रही है तो उसका हमने फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो कृत्रिम गर्भाधान है उसकी जब हम बात करें तो दुधारू पशु में नस्ल सुधारता ही हमने कृत्रिम गर्भाधान किसी अधिकृत संस्था के माध्यम से प्रशिक्षित स्टाफ या पशु चिकित्सक से कराना चाहिए। और कृत्रिम गर्भाधान अपनाने के मुख्य कारण उच्च गुणवत्ता के सांड से उपलब्ध वीर्य का प्रयोग इसमें होता है। और इसी तरह जो प्रत्येक सांड के रख रखाव चारे पर अधिक खर्च आता है तो छोटे आकार के पशुओं में नैसर्गिक प्रजनन में परेशानी होती है। सांड द्वारा प्रजनन से जनन अंग की बीमारी वह फैलती है और वीर्य की जांच सांड से संभव नहीं हो पाती। और इसी तरह जो अगर जो स्वच्छ दूध उत्पादन की जब हम बात करें तो देखो सारी बात दूध के ऊपर आ जाती है क्योंकि दूध बढ़िया होगा अच्छी तरह जब जाओगा जब हमने उसमें मुनाफा बढ़िया तरीका होगा। तो पशु का दुहान नियमित रूप से निश्चित टाइम पर करना चाहिए। दुहान से पहले पूर्ण अयन को लाल दवा के पानी तक साफ करना चाहिए। इसी तरह दुहान का बर्तन ऊपर तक आधा तिरछा और ढका हुआ होना चाहिए। और दुहान निरोग व्यक्ति द्वारा हाथों को साबुन तो पहले भाई अच्छी तरह धो ले, लाल दवा से धोकर हमने करना चाहिए। और दुहान के टाइम शांति का माहौल हो, हल्का संगीत बजाने से अधिक दूध उत्पादन मिलता है। और दुहान का कार्य शीघ्रता से एक बार में पूरा करना चाहिए यानी 6 से 8 मिनट के अंदर। और इसी तरह जो दूध की प्रारंभिक धार व प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। और गर्मियों में दिन में एक बार पशु को नहलाना चाहिए। और दुहान के टाइम गंद वाला जो आहार ना खिलाना चाहिए। और गाभिन पशु से अगले ब्यात में जो वांछित उत्पादन है वो प्राप्त करने के लिए अगले ब्यात के 2 महीने पूर्व दूध धीरे धीरे करके सुखा देना चाहिए। और इसी तरह भाइयों जो डेयरी में कम से कम 3 से 4 पशु दूध देने की स्थिति में यह अच्छे लाभ की आशा की जा सकती है। और पशुपालक को प्रतिदिन पशु के स्वास्थ्य और उत्पादन का निरीक्षण करना चाहिए। बीमारी का आभास होने पर तुरंत पशु चिकित्सक से हमने संपर्क इसमें करना चाहिए। और भाइयों देखो जो रिकॉर्ड की हम बात करे थे वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन को अपनानी चाहिए। और पशुओं के समस्त रिकॉर्ड और पशुपालन के प्रति खर्च की आमदनी की वह सारी व्यवस्था रिकॉर्ड में हमने रखनी चाहिए। और जो दूसरी बात अगर जो हम करें तो बाहर तक लाए गए पशुओं को 10 से 15 दिन के तक उसको अलग रखें। और पशुपालन विभाग के माध्यम से 2 से 12 वर्ष तक दुधारू पशुओं का बीमा भी करवा कर सरकारी सहायता का हम लाभ इसमें ज़रूर लेना चाहिए। और पशुपालन के साथ साथ मिक्स रूप से अन्य संबंधित कार्यों तथा बैकयार्ड पोल्ट्री से भी हम इसमें लाभ बढ़ा सकें। तो भाइयों ये तो बात करी हमने सफल डेयरी फार्मिंग की क्योंकि साथियों जनसंख्या बढ़ती जा रही है और
दूध की जो मात्रा है वह दिना दिन बढ़ती जा रही है। अगर जो शहरों की बात करो भाई, शहरों के अंदर तो भाई दूध इतना बड़ा सा मिलता भी नहीं है, लोग मजबूर है थैलियों का दूध लेने में। और जो दूध हम डेयरियों से देते भाइयों, आजकल तो भाई 65 से 70 किलो के हिसाब से भी बिक रहा है दूध, और कई जगह तो और महंगा भी है। तो वो शहर के कस्बे के अनुसार है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाइयों ये जो दूध का जो व्यवसाय है, डेयरी फार्मिंग है, घाटे का सौदा कतई भी नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत है। तो जो प्रगतिशील बहन भाई है उनको भाइयों इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो साथियों बात हमारी चलती रहेगी किसान वाणी कार्यक्रम में, और इब भाइयों का मनोरंजन करवा देते हैं एक रागनी के माध्यम से। हे रमन का मणिया रे सास डोरी चुपचाप रटन की रमाला भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रटेला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रटन की मोला पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रटेला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रटन की मोला पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रटेला पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रटेला एक जीव अंदरी प्यारी हो से एक जीव अंदरी प्यारी हो से मिठर बोलन सीखो कान अंदरी शब्द सुनन न बुद्धि ते तोलन सीखो भाई नैन अंदरी रे धर्म जंग पे घूमन डोलन सीखो एक गुप्त अंदरी पर नारी पर मतना खोलन सीखो एक गुप्त अंदरी पर नारी पर मतना खोलन सीखो इस मन पापी ने बस में कर ले रे मन पापी ने बस में कर ले अरे और लगा दे ताला पांचों अंदरी बस में करके बन जा रखेला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रटन की मोला पांचों अंदरी बस में करके बन जा रखेला पांचों अंदरी बस में करके बन जा रखेला तक मन मणिया की माला तेरे मन मणिया की माला तेरे अपराध कटन की रवो से मन अंदर घर मंदिर जीते जंग रटन की रहो से ये रब्बन दीपक पर आकाश बिजलिया बिना बटन की वो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत जटन की रहो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत जटन की हो से तू उनके चरण मेरा शीश राख लेंगे उनके चरण में शीश राख जहाँ दया धर्म की धर्मशाला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखेला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रटन की मोला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखेला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखेला
भगत जी बालक से एक धरू भगत जी बालक से कह भक्ति कर गया भाई गुरु गोरखनाथ जति कहलाए शिष्य पूर्ण ब्रह्मचारी वो धन्ना भगत रविदास भगत में ये बासु अंदरी माई मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पारे वो तारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति ने पारे वो तारी वो तीन लोक पर बेस कबीर एक तीन लोक पर बेस कबीर एक सबसे भक्त निराला बाचो बस में करके बन जा रखे आला तेरा मन का मरिया पता बरकन के मां बाचो बस में करके बन जा रखे आला बाचो बस में करके बन जा रखे आला देखे भगमा कपड़े अरे भगमा कपड़े बस मर माले एक तारा सले के बेरा नानो कित चलेगा जग का सहारा लेके इन भक्ता का नाम मेटन लगे काफिर आरा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके इस मेर संग नबी अंश बना जो मेर संग अंश बना जो ऐसा यो का काला पाँचों दस में करके बन जा रहे हाला पता बरकन के मां बाचो दस में करके बन जा रहे बाचो दस में करके बन जा रहे साथियों यत हमने रागनी सुनी मन का मणिया और गायक कलाकार रणबीर सिंह और साथी और मेर सिंह के हिट रागनिया से थी। और मेर सिंह भाई जो फौजी है और गांव बरौना सोनीपत के रहने वाले, जो वास्तव में खूब इन्होंने फौजी भाइयों के लिए भी और स्वयं के लिए और एक जो रचनात्मक इन्होंने बहुत अच्छी रागनियाँ लिखी है और एक सीख भी हमें दी है। तो साथियों ये तो रागनी सुनी। और रागनी से पहले हम जो बात करे थे डेयरी व्यवसाय को सफल हम किस प्रकार तक बनावे, और इसी तक मिलती जुलती हमारी एक दूसरी चर्चा भी है, नई फसल नई उमंग में लोबिया की बिजाई में सावधानियाँ। तो साथियों बात ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले फ़िलहाल हम मौसम की बात कर लेते हैं। आज का जो अधिकतम तापमान 41 डिग्री और जो न्यूनतम है वो 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और कल की बात करें तो अधिकतम 41 और जो न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा, तेज़ धूप रहेगी। और कल प्रायोजित कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं। कल है रविवार और रविवार न हम कार्यक्रम लेकर आया कर थारी चिट्ठी मारे गीत। इसी तरह सोमवार की हम बात कर लेते हैं। सोमवार ने जो कार्यक्रम किसान वाणी में जो चर्चा का विषय रहेगा फलों व सब्जियों के भंडारण में सावधानियाँ। और जो दूसरी चर्चा रहेगी हमारी फसल गाई के समय थ्रेसर व ट्रैक्टर के प्रयोग में सावधानी किस प्रकार से रखें। तो महत्वपूर्ण चर्चा है, ज़रूर कार्यक्रम में सुनना। और अब हम दूसरी बात कर लेते नई फसल नई उमंग की, लोबिया की बिजाई में सावधानियाँ। तो साथियों देखो, लोबिया की जो खेती है वह सिंचित इलाकों के लिए बहुत बढ़िया से, और प्राय इसे हम ज्वार बाजरा मक्की आदि के साथ मिलाकर बीजते हैं, ताकि जो हरे चारे की जो पैदावार है वो बगैर फली के चारों ओर पौष्टिक और तत्व बढ़ाया हुआ है, और पशुओं में गर्मी में दूध देने की जो क्षमता है वह बनाए रखा है। इसलिए दुधारू जानवरों को यो हम इसने खिलावा है। और किस्म की बात करें तो CS88 या किस्म हरियाणा में चारे
की खेती के लिए बहुत बढ़िया से, और सीधी बढ़ने वाली किस्म से जिसके पत्ते गहरे हरे और चौड़े इसमें होते हैं। और यह किस्म जो विभिन्न रोगों से और कीटों से मुक्त है, खासकर जो पीले मोज़ेक विषाणु से उन्नत है। और इसकी जो बिजाई व सिंचित और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी और खरीफ में की जा सकती है। और यह किस्म 55 से 60 दिन में औसतन 50% फूल आने पर हरे चारे की कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और फसल बीज के लिए लेनी होता है। बिजाई का जो उपयुक्त टाइम की बात करें तो जुलाई के बीच में और अगस्त के पहले हफ्ते तक है। और इसके हरे चारे की पैदावार 140 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम ले लेते हैं। और मिट्टी और खेत की जब हम तैयारी की बात करें तो ज़मीन समतल और अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। और अच्छी उपज लेने के लिए दोपड़ मिट्टी इसमें बढ़िया रहा है। और अच्छी तरह से पैदावार करने के लिए 2 बार हम इसमें जुताई कर सकें। और बिजाई के टाइम की बात करें तो लोबिया की बिजाई मार्च से जुलाई के मध्य तक हम इसमें कर लेते हैं और हम खूब इसमें फ़ायदा इसमें ले लेते हैं। इसी तरह साथियों बिजाई के तरीके की बात करें तो 60 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालें और कतार तक 6 सेंटीमीटर फासला रखकर इसमें पोरें और ड्रिल के द्वारा बिजाई करें। और उर्वरक की बात करें तो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलोग्राम फास्फोरस को प्रति एकड़ बिजाई तक पहले कतारों में ड्रिल कर लेनी चाहिए। और दाल वाली फसल के कारण इसे नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक आवश्यकता इसमें नहीं होती। और निराई गुड़ाई तक कसोड़े तक 1 या 2 गुड़ाई इसमें ज़रूर कर बात न बढ़े। और सिंचाई मई में बोई फसल की मानसून आने तक 15 दिन के बाद सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और साथियों इस प्रकार तक कटाई की बात करें तो लोबिया से 2 कटाई ले सकते हैं। पहली कटाई बिजाई के 55 दिन बाद और दूसरी कटाई फसल में फूल आने पर। और इस तरह करने से गर्मियों में हरा चारा तो मिलता ही रहेगा, साथ ही सामान्य विधि के मुकाबले चारे की जो पैदावार है वह भी हमने इसमें ज़्यादा मिल लेगी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों कार्यक्रम आप हमारे YouTube पे भी सुन सकते हो। इसमें सर्च कीजिए AIR कुरुक्षेत्र और ये सभी कार्यक्रम किसान वाणी आप YouTube पर सुन सकते हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो भाइयों विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।